Why crypto assets should be part of your portfolio? यूएस गवर्नमेंट भी बहुत पैसा प्रिंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत पैसा प्रिंट कर रही है, तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है. अपनी इन्फ्लेशन से हायर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए बेयर मिनिमम टू सस्टेन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी दैट यू हैव. बढ़ नहीं रही, उसमें लालची ना हो करके बिटकॉइन, इथेरियम और सिर्फ ब्लू चिप्स पे भी स्टिक करते हो तो आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो. एंड देन उस रिटर्न से आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. मल्टीपल एसेट मिक्सेस रखोगे तो आपका ओवरऑल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज मैनेजेबल. लोग मिलेंगे यूट्यूब पे जो 3-2-20 रूल, 6-8-11 पता नहीं क्या क्या बना रखा है, बिकॉज हर बंदे को फाइनेंस को रील वर्दी बनाना है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू इकोनॉमी शो. और जैसे कि हम पिछले 3 एपिसोड से बात कर ही रहे हैं वेब3 इकोसिस्टम की, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि क्या वेब3 एसेट्स जो हैं, जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, वो पार्ट होने भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे रिस्क अटैच्ड हैं. लोगों के रिटर्न्स जो हैं वो बाकी एसेट से भी आ जाती है. कुछ लोग एफडी के साथ भी खुश हैं, कुछ लोग रेंटल यील्ड्स के साथ खुश हैं. तो क्या ज़रूरत है, मतलब कि हम ठीक है, हम क्रिप्टो में तब आएँ जब वो बहुत पुरानी एक ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाए, अभी नई है, कंपैरेटिवली नई टेक्नोलॉजी है, सही चलेगी कि नहीं चलेगी. तो ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन लगा मुझे. तो मुझे लगा कि यार कि क्यों ना हम इसी को एड्रेस करें. सो टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस वी हैव आवर एक्सपर्ट मिस्टर बंदल बंसल विद अस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन. थैंक यू रितेश. बाकी आपका ही चैनल है तो ऑब्वियसली कंटेंट तो आपको बनाना ही है. तो मुझे डांट के लाया गया आज, मैं बता दूं. तो बात हम कर रहे थे वाई क्रिप्टो एसेट्स शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, राइट, विल कम टू इट, आंसर करके जाएंगे. उससे पहले कोई बड़ा मोनोलॉग है? नहीं, ठीक है. बड़ा मोनोलॉग होता ही नहीं होता. तो अगर होता तो सोलो वीडियोस बनाता. ठीक है, फिर सोलो वीडियोस बनती. पॉइंट. तो बेसिकली क्या है यार, इन्फ्लेशन समझना बहुत ज़रूरी है. आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि एफडी में डाल के भी तो लोगों के पैसे बन रहे हैं. एफडी इज गिविंग 6-7-8%, 9% इन सम केसेस. तो बाय वेब3 पैसे तो वहाँ भी बढ़ रहे हैं. प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन क्या है कि जिस रेट पे गवर्नमेंट जब भी पैसे प्रिंट करेगी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी आपके पास. जो आपकी जेब में पैसे पड़े हैं, जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, उन पैसों की. आसान भाषा में बोलूँ तो चीज़ें महंगी हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, राइट. बट महंगाई बढ़ना इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन, इज नॉट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब करेंसी की डिवेसमेंट होती है ना, कि करेंसी कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है. सप्लाई ज़्यादा हो जाती है. तो करंट ट्रेंड में यूएस गवर्नमेंट भी बहुत पैसा प्रिंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत पैसा प्रिंट कर रही है, तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. अब आप बोलोगे यार पता है मुझे, इन्फ्लेशन सरकार का है कि 5-6% इन्फ्लेशन इंडिया में. वो एक बेस इन्फ्लेशन रेट है जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है एक अपने बेस फार्मूला से. हर बंदे की इन्फ्लेशन अलग है. अगर आप ज़्यादा खर्चा घूमने फिरने लेजर पे करते हो, अपने टेक प्रोडक्ट्स पे करते हो, तो आपकी इन्फ्लेशन अलग है. हर लाइफस्टाइल के ऊपर है ना, जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, जहाँ पे आप पैसे खर्च करते हो, वो कितनी महंगी हो रही हैं विल डिपेंड कि आपकी इन्फ्लेशन क्या है. आमतौर पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो सोच भी रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, चाहे रियल एस्टेट में, चाहे स्टॉक्स में, चाहे क्रिप्टो करेंसीज में, उनकी जो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन होगी 11-12% होगी. क्योंकि वो एक एलीट क्लास जिनकी अच्छी खासी सेविंग्स हैं, जो पैसे बचा पा रहे हैं सब खर्चे वर्चे निकाल के, वो उसके लिए हैं. वो रोटी कपड़े मकान के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, राइट. तो उनके लिए वो इन्फ्लेशन फिगर्स नहीं काम करेंगे. तो प्रैक्टिकली जो आपको थिंक थ्रू करना है वो ये करना है कि आपके लिए इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी. अच्छा, अब ये बात अगर आपको समझ आ गई कि मेरे लिए इन्फ्लेशन नंबर एक बड़ा नंबर है, मेरे लिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो आपकी सेविंग्स है, आपको उस अपनी इन्फ्लेशन से हायर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए बेयर मिनिमम टू सस्टेन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी दैट यू हैव. बढ़ नहीं रही, सस्टेन हो रही है अगर आप अपनी इन्फ्लेशन से बोलोगे, विच इज़ 11-12%, जो बहुत बड़ा नंबर होता है. अब सिंस दिस इज़ द केस, तो आपको हाई रिस्क एसेट्स में पैसे लगाने ही पड़ेंगे. पहले, आज से अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूं, तो हाई रिस्क एसेट में पैसे डालना वॉज अ चॉइस. अब वेल्थ क्रिएशन कर सकते थे बिना हाई रिस्क एसेट में पैसे डाले. तो पहले जब बात करते थे लोग कि एफडीओ से पैसे जोड़ लिए, हाँ,
या किट्टियों से जोड़ लिए या इन सब चीज़ों से जोड़ लिए, LIC में जुड़ गए। LIC में जुड़ गए. नाउ यू प्रैक्टिकली कांट डू इट. करंट फाइनेंशियल जो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड प्रिटी मच यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एज वेल. आपके, मेरे और हमारे व्यूअर्स के कंट्रोल के बाहर की चीज़ें हैं, टू बी वेरी फ्रैंक. हाँ, अगर आपको बहुत ही वो RTA मूवमेंट में जाना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट प्रैक्टिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स हियर. तो मैं ये मानकर चलूँगा कि ये सिनेरियोज हैं, ये या तो वर्सन होंगे या सेम से ही रहेंगे यहाँ से. इस केस में देन आपको अपना रेट ऑफ रिटर्न आपको अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा रखना पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. सो इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो आपके पोर्टफोलियो में आपको कुछ ऐसे एसेट्स डालने पड़ेंगे. डालने से बेनिफिट ये है कि मान लीजिए जब आपका पोर्टफोलियो है 100 रुपये का, अब आप मुझे बोलोगे यार लितेश, आप तो नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो फॉर योर फादर, तो आप बोलोगे यार लितेश 40% तो आई पुट इट इन FD और गोल्ड. उनका बिलीफ है उसमें, ही विल फील कंफर्टेबल, एटलीस्ट इतना पैसा तो मेरे पास हमेशा पड़ा है ना मेरे खर्चे के लिए. एंड सेकंड, अगर कभी सच में इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो वो लिक्विडाइफाइबल हो, तो आप सेफ एसेट्स में डालने की कोशिश करोगे. 10-20% आप रियल इस्टेट में डालोगे. रियल इस्टेट में 10-20% मतलब एक है कि एक घर, एक कोई रेंटल प्रॉपर्टी, या फिर एक घर एटलीस्ट आप प्रेफर करोगे कि हो. 60-65% हो गया. फिर आप बोलोगे यार 15-20% में, मैं आपके फादर के लिए बेसिकली बता रहा हूँ, आप डालोगे प्रोबेबली स्टॉक मार्केट में. उसमें भी आप ब्लू चिप्स और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में उसको डिवाइड करोगे. मेजॉरिटी विल कीप यू इन ब्लू चिप्स और इंडेक्स फंड्स में. ये आपका हो गया. और एंड का जो 5-10% बचा ना, वो मैं कह रहा हूँ कि आप एक हाई रिटर्न एसेट में डाल दो, जो आपको प्रोबेबिलिटी हो जिसकी हाई रिटर्न देने की. अगर उसने आपको 500%, 600% या 200% का रिटर्न या 100% का रिटर्न दे दिया, तो आपका पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बहुत बढ़ जाएंगे. तो अब क्या है कि लोगों को लगता है कि यार अच्छा क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं तो बहुत हाई रिजल्ट है. बात सही है, मतलब देयर इज़ नो डिनाइल. बट अगर वो रिटर्न दे देगा, अगर आप उसमें लालची ना हो करके बिटकॉइन, इथीरियम और सिर्फ ब्लू चिप्स पे भी स्टिक करते हो, तो आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो. एंड देन उस रिटर्न से आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. एंड जब आप अक्रॉस कैटेगरीज मूव कर रहे हो ना, मतलब तो बेसिकली ये बहुत अंडर वैल्यूड है कि यार लोग एसेट मिक्स नहीं अच्छे से कर रहे हैं. स्टॉक मार्केट के बिलीवर स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, उसमें वो माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स ले रहे हैं, विच इज़ मैं बोलूँगा इज़ इक्वलेंट और मोर रिस्की देन क्रिप्टो. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. और रियल इस्टेट में भी लोग बयाने प्रॉपर्टी ले रहे हैं रजिस्ट्री से, ये सोच के कि पहले पहले बेच दूंगा. ये मत करो, आप अक्रॉस कैटेगरी मूव करो. अगर आपको ज़्यादा फाइनेंस में नहीं भी पढ़ना, आपको नहीं भी समझना, और उसके ब्लू चिप्स उठाते रहो अक्रॉस कैटेगरीज, देन ऑल्सो यू विल डू गुड. और पर उसमें फिर एसेट मिक्स सारा हो. ओके. एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारे पास एसेट मिक्स होना ही चाहिए? इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एसेट समटाइम्स दे कोरिलेट, समटाइम्स दे डोंट. ओके. तो जैसे गोल्ड और स्टॉक मार्केट जनरली कोरिलेट नहीं करती है. तो अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी तो गोल्ड शायद ना गिरे, बढ़ जाए. हो सकता है वॉर का रीज़न हो, वॉर आ जाए, वॉर छिड़ जाए कल को, तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, गोल्ड बढ़ जाएगा. तो आपके पास एसेट मिक्स था तो इट्स गुड, राइट. तो अब मान लीजिए कोविड हुआ तो एकदम से कमर्शियल रियल एस्टेट के प्राइजेस गिर गए काफ़ी जगह पे, बिकॉज कुछ खुल ही नहीं रहा था, शॉप्स कुछ चल नहीं रही थी, है ना. बंद होनी शुरू होगी. जिनका रेंटल था उन्होंने खाली कर दी बहुत जगह पे. Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में काफ़ी हुआ. Tier 1 में और मेट्रोज़ में तो वो होता है ना कि वो लॉन्ग टर्म लीजेज होती हैं. Tier 2 Tier 3 में जनरली ऐसा नहीं होता, तो खूब खाली. पर स्टॉक में सिंस पैसा प्रिंट हुआ और वो सब कुछ हुआ, तो हमें 2020 की 21 की रैली पता है कि अपनी स्टॉक मार्केट में कितनी बड़ी रैली आई, है ना. तो वो चीज़ें हैं. तो अगर आप मल्टीपल एसेट मिक्सेस रखोगे तो आपका ओवरऑल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ मैनेजेबल. और ब्लू चिप्स हर एसेट के अगर आप डालते हो ना, बिल्कुल ब्लू चिप्स पे, तो मेरे को ऐसे लगता है कि कैटेगरी का ख़त्म होना बहुत मुश्किल होता है इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस. कि पहले कमोडिटीज़ की एक कैटेगरी थी कि लोग गोल्ड सिल्वर इनमें डाल रहे थे वैसा.
रियल एस्टेट की कैटेगरी थी। स्टॉक्स इंडिया में 1980s में जनरली ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ, 1990s हर्षद मेहता के टाइम पे बढ़ा, फिर है ना 2000 में बढ़ा, पर वो कैटेगरी ख़त्म नहीं हुई, वो कैटेगरी पैरेलल ही बन गई। आज के टाइम में इट्स बिन नॉर्मलाइज्ड, हर बंदा डाल ही रहा है कुछ पैसे अपने, है ना कहीं तो वो स्टॉक मार्केट में डाल ही रहा है। क्योंकि ईज बहुत हो गया है, बहुत Easy आसान हो गया फोन है। फोन से डालना, ग्रो से डालना, सबसे डालना। अभी क्रिप्टो वहाँ नहीं है, हम्म पर वो एसेट मिक्स का पार्ट हो गया। रियल एस्टेट भी है, अब कमोडिटीज़ भी है, स्टॉक मार्केट भी है लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट, और एफडीज भी है, बैंकिंग भी है। एक और चीज़ आ गई है अब, तो मेरे को लगता है कि कैटेगरी खत्म हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि हाँ, जो कैटेगरी रिस्की है, जो कैटेगरी नहीं है, उसके आप एक तो जो आपको समझ नहीं आ रही, जब तक आपको पूरी समझ नहीं आती, आप उसके ब्लू चिप्स में डालो। क्रिप्टो में ब्लू चिप्स क्या हैं? बिटकॉइन इथेरियम। बिटकॉइन इथेरियम, राइट, डोंट गो बियॉन्ड इट, ठीक है। तो ये क्रिप्टो में हो गए। अपना इक्विटीज़ में आ जाओ। इक्विटीज़ में आ जाओ तो आपका ये रिलायंस हो गया, टाटाज हो गए, या फिर बेयर मिनिमम इंडेक्सेस पकड़ लो, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके इंडेक्सेस में डाल दो, ईटीएफ्स के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, राइट, यू कैन डू दैट। एफडीज अगर आपको करवानी है तो सेफगार्ड एक्स रहे हो, सबसे सेफेस्ट एफडी कौन सी होगी इंडिया में? एसबीआई। एसबीआई से बेटर है पोस्ट ऑफिस में करवा पोस्ट लो, ऑफिस। इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट, और पोस्ट ऑफिस लेंड नहीं करता मनी, तो कहीं जा नहीं रहा पैसा। तो प्रॉब्ली ज़्यादा बच जाएगा। तो मैं पोस्ट ऑफिस बोलूँगा। एसबीआई ऑल्सो गुड है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन इंडिया और गवर्नमेंट बैंक है, गुड है। एसबीआई या पोस्ट ऑफिस में आप एफडी करवा लो, राइट। उसमें अगर आपको उसके बाद कौन सी कैटेगरी बची? रियल एस्टेट इज ट्रिकी, बिकॉज अगर आपको रियल एस्टेट में प्राइम लेनी है प्रॉपर्टी तो वो बहुत महंगी है। तो रियल एस्टेट में छोटे टिकट साइज से रीट्स आर देयर, बट अगेन उसके अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मैं उसमें बोलूँगा कि अगर आपकी यूटिलिटी है तो आप डालो रियल एस्टेट में, सिंपली कि अगर रहने के लिए घर चाहिए आपको लगता है कि मेरे को मेंटल पीस मिलेगी, मेरे को क्लैरिटी मिलेगी, मैं टेंशन फ्री होकर जी पाऊँगा एंड आई विल बी मोर प्रोडक्टिव इन माई लाइफ, तो यू शुड हैव अ होम। क्योंकि आप घर उस टेंशन में नहीं जा सकते कि मेरा लैंडलॉर्ड मुझे कल निकाल ना दे, ये मुझे इसने सुना दिया, या मैं इस घर को रेनोवेट नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव माई ओन होम। तो रियल एस्टेट अगर आपके पास पैसे कम है तो ऑन योर यूटिलिटी बेसिस बाकी सारे एसेट क्लासेस के आप जो है वो जो मार्क्यू प्रोडक्ट्स हैं या फिर बिल्कुल ब्लू चिप्स हैं वो आप ले लो, you'll डू गुड। गॉट इट। तो जब हम मिक्स में बात कर रहे हैं तो रिस्क की परसेंटेज है, अब क्या ये एज के हिसाब से वेरी भी करेगा कि यार ये ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों ने रूल बना रखे हैं, 100 माइनस एज रूल, ऐसे रूल वैसे रूल के इतना रिस्क ले सकता है उतना रिस्क। तो मैं नहीं मानता हूँ यार कि एक मेट्रिक ही है जो रिस्क को डिफाइन करता है। मान लीजिए मैं आज एक रिटायर्ड कर्नल हूँ, मेरी 1.25 लाख रुपए पेंशन है, आई डोंट नो, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, राइट। मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, एंड मेरे पास मेरा घर है, मेरे पास मेरी सेविंग्स है। मुझे 2-4 लाख रुपए कहीं रिस्क लेना, आई कैन टेक इट इवन इफ आई एम 60 ईयर्स ओल्ड। क्या दिक्कत है उसमें? मुझे आके कोई क्यों सिखा रहा है कि आपके एज माइनस इतना रूल बनता है आपके लिए? डजंट मेक मच सेंस। बट एट द सेम टाइम इफ़ आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट हैं एंड दे आर लाइक मेडिकली वेरी इल, मुझे लगता है कि कभी भी उनके ट्रीटमेंट के लिए मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी, एंड आई वांट टू गेट मैरिड इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, मेरे को लगता है ज़रूरी है मेरे को मेरी मेंटल पीस के लिए, मेरे को मेरी मेंटल क्लैरिटी के लिए कि मेरे पास एक पार्टनर हो, है ना, वो वाली बात है। या तो और या मेरे एजुकेशन लोन है मेरे पे अभी जो मुझे पे ऑफ करना है, तो उस केस में आई कांट टेक दैट रिस्क। तो एज ऑब्वियसली इज़ अ मैट्रिक यार, जितना तुम रिस्क 25 साल में ले सकते हो तुम 75 साल की उम्र में नहीं ले सकते। बट एट द सेम टाइम उसको एक लौता रिस्क नहीं मान सकते। और प्रॉब्लम विथ फाइनेंस में क्या है ना, ये आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे यूट्यूब पे जो 3-2-20 रूल, 6-8-11 रूल, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। बिकॉज हर बंदे को फाइनेंस को रील वर्दी बनाना है और उनको छोटे छोटे मैट्रिक्स में तोड़ना है फाइनेंस को। फाइनेंस एक तो इंडिविजुअलिस्टिक है, ये बात सबको समझ, फाइनेंस और हेल्थ को, हाँ उसकी ऑब्वियसली जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो कांस्टेंट हैं, बट उसके बाद जो डिज़ाइन बनेगा वो आपको हर बंदे के लिए अलग अलग बनेगा। दूसरी बात ये है कि इसको विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट समझने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट हैज़ टू बी एलैबोरेटिव, राइट। सेकेंडली जो आपने बोला रिस्क
असेसमेंट ज़रूरी है, बट वो इतनी क्वालिटेटिव है ना कि या तो आपके लिए आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र कर सकता है, उसको भी आपसे घंटों बैठ के बात करनी पड़ेगी, सारे मैट्रिक्स समझने पड़ेंगे आपके लाइफ के, या आप खुद के लिए कर सकते हो बिकॉज आपके लिए बहुत सारे कॉन्शियसली आएंगे, सबकॉन्शियसली आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि रिस्क आप कितना ले सकते हो कितना नहीं ले सकते हो वो आपके ऊपर है। एज अ रूल ऑफ थम आपके ऊपर एक इमरजेंसी वो होना चाहिए, जो बेसिक रूल्स हैं फाइनेंस के, और एक 5-10% का आप रिस्क ज़रूर लो, जो आपको एक बेसिकली आपको रैट रेस से निकालने के लिए, आपको इस पूरे मेट्रिक से निकाल एस्केप वेलोसिटी देने के लिए आपको एक रिटर्न दे पाए। तो मेरे को लगता है वो चीज़ें होनी आपके पोर्टफोलियो में सेंसिबली डालनी बहुत ज़रूरी है। द वर्ड हेयर इज सेंसिबल, बिकॉज सेंसिबली इन्वेस्टमेंट इन वेब3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टोज में और वेब3 में क्या होता है कि लोग आके बहक जाते हैं कि स्टॉक मार्केट तक तो वो 15% से खुश हैं, एफडी में वो 9% की रिटर्न से खुश हैं, अचानक से वो क्रिप्टो में आकर के उनको पता नहीं क्यों 1000 गुना ही चाहिए, नथिंग उससे कम उनको ऐसे मज़ा ही नहीं आएगा कि अरे 2 गुना ही, अरे कुछ नहीं है यार, 500 गुना तो बेर मिनिमम चाहिए, 100 गुना तो बेर मिनिमम चाहिए। डोंट डू दैट। आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के असेसमेंट करो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो रादर देन चेजिंग द नेक्स्ट 1000x। बट डू यू रियली थिंक कि वेब3 में जो लोग आ रहे हैं वो ऐसे से आ रहे हैं कि जो बाकी जगह नहीं बाकी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि हाँ चलो यार वेब3 भी ट्राई कर लेते हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा जो मनी आ रही है वो गैम्बलर्स मनी, मतलब गैम्बलर्स मनी है, या फिर वही फोमो वाले लोग हैं, या फिर वही कि किसी ने किसी को झूठे सपने दिखा दिए और बोल दिया मैं तुम्हारा पैसा 100 गुना कर दूंगा, 10 गुना कर दूंगा, 20 गुना कर दूंगा। कोई बंदा आके प्रैक्टिकली नहीं बोल रहा यार कि 50% CAGR पे अगर तुमने बना लिया तो दुनिया पागल हो जाएगी, इतनी बढ़िया रिटर्न है ये। मतलब एनीथिंग अबव 15-20% इज रियली गुड। पर मेजॉरिटी लोग मुझे तो जो दिख रहे हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो कसिनो है जिनके लिए ये हाँ, वो दिक्कत है। अगर आपके पास देखो, कसिनो भी मेरे को लगता है गलत नहीं है प्रैक्टिकली, बिटवीन यू एंड मी, ये कसिनो भी ऐसा कुछ बहुत गलत नहीं है। कसिनो तब गलत नहीं है अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो। इफ़ यू हैव फॉर एग्जाम्पल अ पोर्टफोलियो साइज ऑफ $1 million ऐसे, लेकिन लोग तो वही है ना जिनकी जेब में 10,000 हैं और वो 10,000 ही लगा रहे हैं, वो गलत है। अगर आपके पास $1 million का कसिनो, आप बोल दो यार बंधु लाजा 5 लाख रुपए, लेट्स रिस्क इट, इधर उधर डाल के 50-50 हज़ार रुपये 10 चीज़ों में डालते हैं, देखते हैं इफ समथिंग वर्क्स, नहीं भी हुआ तो आई एम ओके विद इट। तो वो मिलियनियर के लिए इट विल मेक सेंस। मतलब $1 million टुडे इज अप्रोक्सीमेटली 8.5-9 करोड़ रुपए। अगर 9 करोड़ है तो मैं आपको बोलूँगा 2-4-5 लाख का रिस्क ले लो लिक्विड में, अगर आपके पास इतने पैसे हैं। पर अगर आपके पास है ही वो 5 लाख रुपए और वो भी 5 लाख ले आए, या आपके पास हैं 10 लाख रुपए और आपको 5 लाख का तो जुआ खेल लेता हूँ, देन इट्स रॉन्ग। पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट फॉर श्योर, बट यू हैव टू डू इट वेरी सेंसिबली। मुझे लगता है इंडिया में, एंड मैं अनफिल्टर्ड बात बोल रहा हूँ शायद, मतलब आई डोंट नो इफ दिस इज पॉडकास्ट वर्दी। नहीं कोई नहीं, जाने देंगे तो अच्छी बात ही कर रहे हैं हम, तो मेरे को लग रहा है जाने दो। करना चाहिए कसिनो भी उनके लिए, बट अगर आपके पास एक बहुत इनसेन मनी है तो then a small portion of it goes to your casino money will make sense if you understand the space, but एक majority portion आप safe assets में रखिए, blue chips में रखिए, bitcoin ethereum में रखिए, you will thank me for life। मेरे को ये लगता है कि इंडिया में अगर मैं बात करूं, या मेरे को लग रहा है वर्ल्ड वाइड भी शायद यही ट्रेंड होगा कि जो लोग द वंस हु आर इनटू जो पोकर खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा, या जो फैंटेसी गेमिंग खेलते हैं, जो तो जिसका तो है ही नहीं है, मतलब जो स्किल बेस्ड गेम लगती ही नहीं है कहीं से भी, इट्स मोर ऑफ अ लक बेस्ड। फैंटेसी गेमिंग तो स्किल बेस्ड गेम ठीक है, लीगली ऐसे तो टैक्स ऐसे ही बचा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो वी विल से इट्स अ स्किल बेस्ड गेम, बट कहीं ना कहीं जो वो प्रोबेबिलिटी है ऑफ विनिंग, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू कसिनो से भी बुरी है, राइट। ब्लैक जैक में ज़्यादा परसेंटेज है जीतने की, बहुत ज़्यादा है, बल्कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। तो मेरे को ये लगता है कि जब हम ये बातें एजुकेट करने वाली बोल रहे हैं कि आप इतने % ऑफ वो लगाओ, उतने %, जो लोग अपने सारे पैसे उड़ा रहे हैं वेब3 में आके, ऐसे रैंडम चीज़ें खरीद रहे हैं या फिर जीरो हो रही हैं, वो मेरे को लग रहा है कि उनको तो शायद हम एजुकेट कर भी नहीं सकते कि कर सकते हैं। उससे बहुत बड़ा नंबर वो है जो ये MLM स्कैम्स और इस सब में फंस के पैसे बना रहे हैं, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ओके, ये क्या है, क्या मतलब एग्जैक्टली थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ये MLM स्कीम ऐसी होती है कि आप ये हमारा XYZ टोकन खरीद दो, इस पर हम आपको 20% पर मंथ रिटर्न तो देते ही रहेंगे। ओके, तो बंदा सोचता है 20% पर मंथ, 5 महीने तो पैसे वैसे ही पूरे हैं।
चलो लगा देते हैं, एंड देन वो पैसे लेके ऑब्वियसली भाग जाती है कंपनी। तो वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लोग ये नहीं समझ रहे यार कि इफ़ आई वांट टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, गेट इन वाया बिटकॉइन इथेरियम। अब 6-8 महीने बिटकॉइन इथेरियम होल्ड करो, उसको देखो, उसको ट्रैक करो, देन मूव टू दीज स्मॉलर एसेट क्लास। वो सीधे ही जा रहे हैं MLM में, उसमें जा रहे हैं वो। ये मैंने ना सुना है अभी रिसेंटली, ऐसा सा सेम ही हुआ था किसी गांव वगैरह में ही, मतलब शहर में नहीं हो रहा गाँव में ज़्यादा है ब्रो। मतलब मेरे पास वी यूज टू रन अ कम्युनिटी, और उस पर मेरे को डेली के 5-10 लोग आते थे कि हम लुट गए। हाँ कि हमें हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने जो एक केस सुना था उसमें क्या था कि ऐसे ही कोई किसी का दोस्त ही था वो, तो उसने बोला मैंने डाल दिए, तो मेरे को पिछले 2 महीने से आ रही है रिटर्न। तो इफेक्टिवली उसने अगर 5-10 हज़ार लगाए थे तो उसको 20% आया भी, 2-3 हज़ार रुपये आ तो गया। 2-3 हज़ार रुपये आ गया है ना। तो उसको लग रहा था कि बहुत बड़ी गेम है। हाँ। तो उसने बोला अपने दोस्त को कि भाई कि देख मैं तो अब लगा रहा हूँ, तू पहले काम कर, तू भी 1 महीना रिटर्न लेके देख ले, है ना, क्या पता तुझे सही लगता है कि नहीं। तो उस जिसके उसने लगवाए उसके भी उसने एक बार के लिए तो कम कैपिटल ही लगाता है बंदा, ये सोच के कि हाँ यार ये क्या पता ये गलत हो। जैसे कैपिटल बड़ी होती है वो भाग जाता है। हाँ तो फिर उसके बाद उन्होंने पैसे लगवाए ज़्यादा, उन्होंने कहा कि भाई कि अब हम नया ऑफर लेके आ रहे हैं, अगर आप 10,000 लगा रहे थे तो हम 20% दे रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आप सीधा 5 लाख लगाओगे ना तो आपको 3 महीने में या 2 महीने में ही डबल करके दे देंगे। हाँ हाँ वो ये एंड फिर उसके बाद जब उन्होंने डाले तो उसके बाद वो गायब। ये बहुत कॉमन है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वन हैज़ टू अवॉइड दिस थिंग। अगर आप क्रिप्टो में जा रहे हो, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट एक बहुत छोटा पार्ट होना चाहिए, और वो एस्टिमेट तरीके से हो। आप अगर क्रिप्टो में नहीं हो तो आपका 90% पोर्टफोलियो एटलीस्ट बिटकॉइन इथेरियम में ही होना चाहिए। ओके मैं तो कहूँगा 100 होना चाहिए, बट इफ यू इंसिस्ट तब भी 90% ऑफ योर क्रिप्टोज पोर्टफोलियो, 90% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो नहीं, 10% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो शुड गो इनटू क्रिप्टो। मतलब अगर 100 रुपये हैं तो 10 रुपये क्रिप्टो में होने चाहिए, 10 में से 9 रुपये बिटकॉइन इथेरियम में होने चाहिए, 1 रुपये आप इधर उधर लगा लो, सिंपली सेड। और वो इवेंचुअली जब आपका वो 9 का पहले 18 हो जाएगा ना, तब आप उसमें से 5 रुपये लगा के इधर उधर लगा लो, तो तब तक आपको इंडस्ट्री भी समझ आनी शुरू हो जाएगी, राइट। और देन यू कैन मेक मनी। आपके लिए कोई पैसा नहीं बना के देगा, कोई ये कॉल्स, ये ग्रुप्स, ये यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, कोई भी पैसा नहीं बना के देगा। द ओनली वे यू कैन मेक मनी इज बाय बाय लर्निंग अबाउट द इंडस्ट्री। और कोई तरीका नहीं है। एक और चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हिडन मोटिव्स भी होते हैं लोगों के ये बात बोलने का कि ये खरीद लो, क्योंकि काफ़ी बार ये भी होता है कि कंपनीज जो है वो स्पॉन्सर करती हैं वीडियो को कि भाई कि आप अच्छा बोलो हमारे बारे में। या चलो ये तो जग जाहिर बात है, इसके अलावा कई बार ऐसे होते हैं पर्सनल बायसेस भी होते हैं। हाँ कि मेरे खुद के लगे हुए पैसे। हाँ तो बंदा कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कह देता है, बढ़िया वो भी हो जाता है। दैट इज आल्सो केस। वो भी प्रोमिनेंट ही है। सो अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि भाई ध्यान रखना, ऐसे कोई गलतियां मत करो। मतलब मेरे को लगता है कि ना करो इन्वेस्ट, इससे अच्छा अगर अच्छे से करना सीख नहीं रहे हो तो मत करो। फिर पहले एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और वो हर एक एसेट क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप FD भी करवा रहे हो तो कौन से बैंक में करवानी है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और पर एट द सेम टाइम दिस इज वर्थ योर टाइम, दिस इंडस्ट्री इज वर्थ योर टाइम, एंड डू इन्वेस्ट सम टाइम to learn about the industry, to learn about why this is important, why this is crucial, why this be part of future. मेरे को लगता है ये should be your part of portfolio and your knowledge base in finance. तो इसके बारे में पढ़ो और समझो ज़रूर। इन्वेस्ट ठीक है आज नहीं भी करना, दैट्स ओके, बट पढ़ना आज शुरू करो 6 महीने में, 1 साल में जब आपको समझ आ जाए, अगर आपको वर्दी लगे तो डालना। बट मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा कि एक छोटा पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इनटू दिस, और वो भी इन ब्लू चिप्स ओनली, बिटकॉइन इथेरियम प्राइमरीली। चलो इसी पे ही हम ये आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच बंदल, इट वाज रियली नाइस लाइक हियरिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड मेरे को लगता है कि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिली है कि मैं भी देखूं कैसे काम करती है। Done, right. Thank you for inviting me. Thank you for doing all of this. I'm really thankful. बस ठीक है, ज़्यादा भी थैंक यू मत बोलो। व्यूवर्स हैं वो उनके लिए ही कर रहे हैं मैं एट द एंड ऑफ द डे। सो अगर आपको भी ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ मेक श्योर पहले तो कि आपके जो काफ़ी लोग होते हैं आसपास जब बात करते हैं कि यार कि नहीं ये सही नहीं है, उनके बायसेस होते हैं बहुत सारे। एक टाइम पे मैं जानता था बंदल को व्हेन ही वाज टोटली इनटू इक्विटीज़, तो ही ऑल्सो यूज टू हैव द बायस कि यार कि नहीं है कि दिस माइट नॉट बी द सेफ थिंग, बट इवेंचुअली
व्हेन ही स्टडीड एंड व्हेन ही वर्कड इन दिस इंडस्ट्री, सो ही केम टू नो कि अच्छा कि क्या सही है क्या नहीं है. सो एजुकेशन वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर गेटिंग इन टू दिस इंडस्ट्री. सो सेम थिंग अप्लाइज टू एवरी वन. एंड आपके भी अगर आस पड़ोस में लोग, जब आप बात कर रहे हो Web3 के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, और लोग सीधा क्वेश्चन ये बोल दें या सीधा ये डिक्लेयर कर देते हैं कि दिस इज़ अ स्कैम या कुछ भी है, तो आई वुड से कि आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हो, नंबर 1. नंबर 2, आप पहले अपने एंड पे देखो कि क्या आप श्योर हो कि नहीं हो. एंड द ओनली वे टू गेट अश्योर्ड अबाउट अ पर्टिकुलर एसेट क्लास इज़ बाय गेटिंग एजुकेटेड. तो अच्छे लोगों से एजुकेशन लो. ओवर द टाइम वी विल टॉक अबाउट कि एजुकेशन के भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बट वन ऑफ द वेज इज़ बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आने वाले पॉडकास्ट में और इवन अब तक के भी पॉडकास्ट में हमने जो कोशिश करी कि आप लोगों का पैसा ख़राब ना हो, एंड इकोनॉमी समझो, इन्वेस्टमेंट समझो, एंड क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको समझो, ये हम मेक श्योर करने वाले हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड ये जो हमारी सीरीज़ है द न्यू इकोनॉमी शो, इसको आप अच्छे से आप लोगों के अंदर बताओ कि अच्छा हाँ एक ऐसा भी शो आया है जिसमें वी टॉक अबाउट सेंसिबल थिंग्स. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.